गठबंधन की छाया। सीमांचल की एक सच्ची सी कहानी। सीमांचल का इलाका जहां गंगा की लहरें पश्चिम बंगाल की सीमा को चूमती हैं, हमेशा से ही राजनीति का ऐसा मैदान रहा है जहां वोटों की फसलें कटती हैं। किशनगंज जिले का ठाकुरगंज ब्लॉक, जहां मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा है, 2020 के विधानसभा चुनावों में एक नई हवा का आगमन हुआ था। अल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन के बहादुरगंज से विधायक अख्तरुल ईमान ने यहां की धरती को हिला दिया था। लेकिन यह जीत खुशी की नहीं, बल्कि एक नई उलझन की शुरुआत थी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2020 के नवंबर से, जब ठाकुरगंज के एक छोटे से गांव मधुबनी टोला में रहने वाले अब्दुल रहमान खान के घर में अब्दुल 45 साल का एक किसान, जिसकी 3 बेटियां और एक बेटा था, हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का कट्टर समर्थक रहा। लालू प्रसाद यादव की यादें उसके दिल में बसी थीं, वो पुराने जमाने की बातें, जब आरजेडी मुस्लिम यादव गठजोड़ के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2020 में जब एमीन ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, तो अब्दुल की दुनिया बदल गई। अब्दुल भाई, ये नई पार्टी क्या कर लेगी? ओवैसी साहब तो हैदराबाद के हैं, यहाँ की मिट्टी को कैसे समझेंगे? गांव के चाय की दुकान पर उसके दोस्त शकील ने पूछा था। शकील, जो एमीन का नया समर्थक बन चुका था, ने कहा, भाई, आरजेडी ने दशकों तक हमारे वोट बंधक बना रखे हैं। अब समय आ गया है अपनी आवाज खुद उठाने का। चुनाव परिणाम आए तो एमीन ने सीमांचल में 5 सीटें जीत लीं, अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, कोचाधमान और बैसी। लेकिन इस जीत ने महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। किशनगंज में आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद को एमीन के उम्मीदवार से सिर्फ 4000 वोटों से हार मिली। वे 4000 वोट मुस्लिम समुदाय के ही थे, जो बंट गए। नतीजा, एनडीए बीजेपी जेडीयू ने सरकार बना ली। अब्दुल रहमान को लगा जैसे उसके घर की फसल सूख गई हो। अब्दुल की सबसे बड़ी बेटी फातिमा, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, चुनाव के बाद लौटी तो बोली, अब्बू, ये वोट बंटवारा हमें कितना महंगा पड़ा है। अगर एमीन महागठबंधन में होती तो शायद सरकार हमारी होती। फातिमा सही कह रही थी। सीमांचल के 47 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, 11 सीटों पर 40% से ज्यादा और 29 पर 20 से 30%। लेकिन बंटे वोटों ने सब बर्बाद कर दिया। समय बीता, 2022 आया और एमीन की 5 विधायकों में से 4 ने आरजेडी का दामन थाम लिया। अख्तरुल ईमान अकेले बचे। यह खबर ठाकुरगंज में आग की तरह फैली। अब्दुल रहमान ने कहा, देखा शकील, ये नई पार्टियां क्या करती हैं? अंत में सब आरजेडी की गोद में आ जाते हैं। लेकिन शकील ने जवाब दिया, भाई, ये तो हमारे वोट की ताकत दिखाता है। एमीन ने साबित कर दिया कि मुस्लिम आवाज दबाई नहीं जा सकती। अब्दुल का बेटा इकबाल, जो गांव का युवा नेता बन चुका था, इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ। इकबाल ने लोकल स्तर पर एमीन की युवा इकाई ज्वाइन कर ली। वह गंगा किनारे की बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम करता, जहां हर साल सैकड़ों परिवार बेघर हो जाते। अब्बू, आरजेडी ने वादे किए, लेकिन बाढ़ कंट्रोल के लिए कुछ नहीं किया। एमीन कम से कम हमारी बात सुनती है, इकबाल ने कहा। 2025 की शुरुआत में जब बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखें तय हुई, अक्टूबर से नवंबर में, तो हवा में एक नई बहस छिड़ गई। असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में कहा, हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन अगर नहीं तो अकेले लड़ेंगे। और फिर जुलाई 2025 में अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए एमीन को महागठबंधन में शामिल करें, देरी न करें वरना अवसर हाथ से निकल जाएगा। यह चिट्ठी ठाकुरगंज तक पहुंची। अब्दुल रहमान के घर में बहस छिड़ गई। फातिमा, जो अब गांव लौट आई थी और एक एनजीओ चला रही थी, बोली, अब्बू, ये गठबंधन जरूरी है। सीमांचल में बीजेपी जेडीयू मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। वक्फ एक्ट पर तो तेजस्वी जी ने कहा है कि सत्ता में आए तो उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, लेकिन बिना एमीन के वोट बंटेंगे। इकबाल ने जोड़ा, हाँ,
2020 की गलती दोहरानी नहीं चाहिए। मधुबनी टोला एक ऐसा गांव था जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, लेकिन चुनावों का मौसम आते ही पुरानी दीवारें खड़ी हो जाती। अब्दुल रहमान आरजेडी का प्रचार करता, जबकि इकबाल एमीन के झंडे लहराता। एक शाम गंगा किनारे की चाय की टपरी पर दोनों पिता पुत्र आमने सामने बैठे। बेटा, ये ओवैसी कौन होते हैं? हैदराबाद से आकर बिहार की राजनीति सिखाएंगे, अब्दुल ने गुस्से से कहा। अब्बू, वो कम से कम मुसलमानों की बात करते हैं। आरजेडी ने क्या किया? दलितों के साथ तो ठीक, लेकिन हमारी बाढ़, हमारी गरीबी पर चुप्पी। 2020 में एमीन ने 3 लाख वोट पाए किशनगंज में। वो सब मुस्लिम वोट थे। अगर गठबंधन हो जाता तो आज सरकार हमारी होती, इकबाल ने तर्क दिया। फातिमा बीच में आई। वह बोली, देखिए, सीमांचल में 40 से 70% मुस्लिम हैं। किशनगंज 67%, कटिहार 38%, अररिया 32%, पूर्णिया 30%। ये 47 सीटें निर्णायक हैं। एमीन के बिना एनडीए फिर जीत जाएगा, लेकिन परिवार में टूटन सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। इकबाल की शादी तय हो चुकी थी। लड़की का परिवार आरजेडी समर्थक था। शादी टूटने की कगार पर आ गई। अगर तू एमीन का रह गया तो शादी नहीं होगी, लड़की के पिता ने कहा। गांव में प्रचार शुरू हो गया। तेजस्वी यादव पटना से सीमांचल आए। उन्होंने कहा, महागठबंधन मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन एमीन के समर्थक चिल्लाए, फिर हमें क्यों बाहर रखा? कांग्रेस और आरजेडी के नेता असहज थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस एमीन को शामिल करने के खिलाफ है, क्योंकि वो वोट विभाजक लगती है। जुलाई 2025 में गंगा ने फिर उफान मारा। मधुबनी टोला डूब गया। अब्दुल का खेत बह गया। इकबाल ने रात भर राहत सामग्री बांटी। एमीन के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले पहुंचकर मदद की, जबकि आरजेडी के नेता देर से आए। यह घटना ने इकबाल को मजबूत कर दिया। देखा अब्बू, एमीन तो हमसे जुड़ी हुई है, इकबाल ने कहा। लेकिन अब्दुल ने जवाब दिया, बेटा, राजनीति में मदद से वोट नहीं जीतते, गठबंधन से सत्ता मिलती है। अगर एमीन अकेले लड़ी तो फिर 2020 जैसा होगा। पटना में बैठ के चल रही थी। अख्तरुल ईमान ने तेज प्रताप यादव से भी बात की, जो लालू के बड़े बेटे थे और परिवार से अलग हो चुके थे। अफवाहें थीं कि तेज प्रताप एमीन के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं, लेकिन ईमान ने कहा, हम आरजेडी के साथ हैं, भले ही पुरानी कड़वाहट हो। 2022 में हमारे विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन हमारा आधार बरकरार है। इकबाल गांव में एक सभा बुलाई। 100 से ज्यादा युवा आए। वह बोला, भाइयों, गठबंधन जरूरी है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो एमीन 100 सीटों पर लड़ेगी। हम सीमांचल को भूल नहीं सकते। सभा में एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बीजेपी तो वक्फ पर हमला कर रही है। मोदी जी पूर्णिया आए मुसलमानों को डराने। गठबंधन न हुआ तो एनडीए फिर साफ कर देगा। अगस्त 2025 में आरजेडी से जवाब आया, अस्पष्ट। लालू जी ने कहा, चर्चा जारी है, लेकिन तेजस्वी ने सार्वजनिक रूप से कहा, हम सबको साथ लेंगे। गांव में बहस तेज हो गई। शकील, जो अब एमीन का जिला अध्यक्ष बन चुका था, ने कहा, आरजेडी हमें बीजेपी की बी टीम कहती है, लेकिन वो खुद वोट बंधक बनाए रखना चाहते हैं। अब्दुल रहमान बीमार पड़ गया। तनाव से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। फातिमा ने डॉक्टर बुलाया। रात को जब सब सोए, अब्दुल ने इकबाल से कहा, बेटा, शायद तू सही है, लेकिन परिवार टूटना नहीं चाहिए। गठबंधन हो या न हो, हमारी एकता जरूरी है। इकबाल ने एमीन की पटना यात्रा की। वहाँ ओवैसी से मिला। ओवैसी ने कहा, बेटा, ये गठबंधन सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि न्याय का है। मुसलमानों, दलितों की आवाज दबेगी नहीं। इकबाल लौटा तो गांव में एक बड़ा मेला लगाया, हिंदू मुस्लिम एकता का। सितंबर 2025 आ गया। नामांकन की तारीखें नजदीक थीं। मीडिया में खबरें थीं कि एमीन महागठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही। एक खबर में कहा गया, एमीन को बाहर रखना वोट विभाजन रोकने के लिए है। ठाकुरगंज में प्रचार युद्ध छिड़ गया। इकबाल एमीन का झंडा थामे, अब्दुल आरजेडी का। लेकिन एक रात बाढ़ में बहते एक बच्चे को बचाने के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। वह पल बदल गया। अब्दुल ने कहा, बेटा, गठबंधन हो जाए तो अच्छा, वरना हम अलग अलग लड़ेंगे।
लेकिन हारेंगे नहीं। अंत में 15 सितंबर 2025 को खबर आई, महागठबंधन और एमीन के बीच सीमांचल की 20 सीटों पर सीट शेयरिंग का समझौता। आरजेडी ने 10, एमीन ने 10। यह गठबंधन सीमांचल की किस्मत बदल सकता था। अब्दुल मुस्कुराया, देखा बेटा, महत्व यही है, एकता में ताकत। चुनाव लड़े गए, गठबंधन ने सीमांचल में साफ किया। किशनगंज जीता, इकबाल विधायक बना, अब्दुल गर्व से देखता रहा। फातिमा की एनजीओ ने बाढ़ राहत को नया आयाम दिया। शादी हुई, परिवार एकजुट हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। गठबंधन महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिना इसके वोट बंटते और सीमांचल फिर हार जाता। यह बिहार की एक सच्ची सी कहानी है, वोटों की, एकता की और भविष्य की।